रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था, लेकिन उसके पास ना तो रहने के लिए कोई घर था और न ही खाने की कोई व्यवस्था। इसलिए सोहन धनीराम नाम के एक सेठ के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था और वहीं पर अब एक झोंपड़ी बनाकर अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। सोहन के माता पिता बूढ़े होने के कारण अब कोई काम नहीं करते थे, इसलिए काम करने की सारी जिम्मेदारी सोहन की थी। सेठ धनीराम को सोहन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपने खेत की सारी जिम्मेदारी सोहन को दे रखी थी और वह कभी कभी अपने खेतों को देखने के लिए रामपुर आ जाता था। अपने खेत की देखरेख करने के बदले में धनीराम सोहन को जो भी मजदूरी देता था, उसी से सोहन अपने परिवार का पेट भरता था। अपने बेटे को गधों की तरह मजदूरी करते हुए देख सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते थे। ऐसे ही एक दिन दुखी होकर उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे। भगवान, हमारे पास ना अपना घर है ना अपनी जमीन। हमारा बेटा दिन भर सेठ जी के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले में सेठ जी उसे जो भी पैसे देते हैं उसी से हम लोग गुजर बसर करते हैं। हमारा बेटा इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा, इसलिए कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे पर बोझ बन गया हूँ। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे वो बेटा है हमारा बेटा बहुत मेहनती है और भगवान सब देख रहा है। हमारे बेटे ने किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं किया, वह ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मेरा दिल कहता है कि एक दिन हमारा बेटा बहुत धन कमाएगा, जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अपने माता पिता की तरह सोहन भी हमेशा सोचता था कि आज भले से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन धनीराम अपने खेतों को देखने के लिए रामपुर गांव आया हुआ था और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोहन को काम करते हुए देख रहा था। सोहन मन लगाकर अपना कार्य कर रहा था और बीच बीच में वह धनीराम की ओर भी देख लेता था। थोड़ी देर बाद सोहन को एहसास हुआ कि सेठ धनीराम बहुत ही उदास हैं और बहुत ही गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। इसलिए वह सेठ धनीराम के पास गया और उनसे पूछने लगा, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। अरे तू मेरी सहायता क्या करेगा? अगर तू किसी की सहायता करने के लायक होता तो तुझे क्या 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल जा यहाँ से, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। सेठ जी, ऐसा नहीं है, ये सब वक्त वक्त की बात है, सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो एक दिन किस्मत को भी मेरी तरफ झुकना पड़ेगा। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक बहुत बड़ा सुकून मिला। साथ ही मुझे आश्चर्य है कि इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटा था और किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा सोहन, हमें अपने माता पिता से उनकी हैसियत के हिसाब से ही जिद करनी चाहिए। अभी हमारे पास इतना धन नहीं कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है तो कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां भी आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस आवश्यकता है हमें धैर्य और हिम्मत की, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता। अरे वाह, तेरे पिता तो बहुत ही नेक इंसान है, तभी तो उन्होंने तुझे इतनी अच्छी सीख दी है। अगर कभी समय मिला तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा। वो तो सब ठीक है मालिक, लेकिन मेरे चक्कर में आप अपनी बात तो बताना भूल ही गए। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ है। हो सकता है मेरे पास आपकी परेशानी का कोई हल मिल जाए। अरे सोहन, मैं तुझे क्या बताऊं, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ और मुझे अपनी परेशानी का कोई हल नजर नहीं आ रहा। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए, हो सकता है आपकी परेशानी का कोई हल हो ही जाए। सोहन, हमारे गांव में हमारी एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर मेरा और मेरे भाई का हक है। अभी कुछ समय पहले हमारे गांव के रोहन और मोहन नाम के 2 लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। वह दोनों बहुत ही दबंग हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी उठ बैठ है। उनसे दुश्मनी लेना मेरे और मेरे भाई के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। और तो और
उन लोगों ने मेरी जमीन के नकली कागजात भी बनवा लिए हैं, साथ ही उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है। हमारी पुश्तैनी जमीन हमारे हाथों से छीनी जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। सेठ जी, वो आपकी पुश्तैनी जमीन है, उसके कागजात आपके पास होंगे। अगर वो नकली बनवा भी लिए हैं उन्होंने, तो आप अपने असली कागजात दिखाइए और अपनी जमीन वापस ले लीजिएगा। अगर वो ऐसे न माने तो कानून का सहारा लेकर भी आप अपनी जमीन वापस ले सकते हैं। नहीं सोहन, मैं कानून का सहारा नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को भी कहा तो वह मुझे और मेरे भाई को जान से मार देंगे। अब जमीन जान से बढ़कर तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी बात किसी से नहीं कह सकता। बस मन ही मन इस चिंता में घुला जा रहा हूँ कि मैं अपनी पुश्तैनी जमीन को नहीं बचा पा रहा। मेरी परेशानी का यही सबसे बड़ा कारण है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया। ठीक है सेठ जी, आप मुझे कुछ सोचने दीजिए। आइडिया। मालिक, आप चिंता मत कीजिएगा, हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। मेरे दिमाग में भी आपकी परेशानी का एक हल निकल कर आया, जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते। अच्छा, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी तरकीब आई है तो मुझे जल्दी से बताओ, जिससे मैं अपनी जमीन को बचा लूं। तब सोहन ने धनीराम को पूरी तरकीब समझा दी। तरकीब सुनने के बाद धनीराम खुशी खुशी कहने लगा, अरे वाह सोहन, तू तो बहुत ही समझदार निकला। तूने जो तरकीब बताई है मुझे वाकई बहुत पसंद आ रही है। मुझे लगता है अगर ये तरकीब कामयाब हो गई तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी, और यदि मेरी जमीन मुझे मिल गई तो मैं तुझसे एक वायदा करता हूँ कि जिस जमीन पर तू काम कर रहा है वह जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा मत कहिए। आपकी वजह तो मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल पाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सोहन, मैं समझ गया तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। चलो इस बारे में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल कल से तुम इस योजना पर काम करना शुरू कर दो। इसके बाद सोहन फिर से खेत में काम में लग जाता है और योजना के अनुसार अगले दिन सोहन धनीराम के गांव जाकर रोहन और मोहन के घर पहुंच जाता है। नमस्कार सेठ जी, मेरा नाम सोहन है और मैं पास के गांव में रहता हूं। मैं एक मजदूर हूं। मजदूरी ढूंढते ढूंढते आपके गांव में आ पहुंचा हूं। क्या आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है? क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है? अरे तुमसे किसने कहा कि हमें मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। मैं काम की तलाश में रोजाना इधर उधर भटकता हूँ। कभी काम मिल जाता है और कभी बिना काम के गुजारा करना पड़ता है। मैं जैसे तैसे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यदि आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखो, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम है ही नहीं, तो हम तुम्हें काम कैसे दें? लेकिन सेठ जी, मैं जब इस गांव में आया था तो पूछने पर पता चला कि इस गांव के सबसे बड़े जमींदार लोग आप हैं। आपके पास तो बहुत सारी जमीन है। आपके यहाँ अक्सर मजदूर की जरूरत रहती है, इसलिए मुझे लगा यहाँ कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, आपको कहा नहीं, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। वह बुजुर्ग आपके बारे में ठीक कह रहे थे, लेकिन मैं ही उनकी बात नहीं मान रहा था और जबरदस्ती यहाँ मजदूरी के लिए चला है। सोहन की बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए और सोहन से पूछने लगे, कौन बुजुर्ग? तुम किस बुजुर्ग की बात कर रहे हो और वे हमारे बारे में क्या कह रही थी? अरे जाने दीजिएगा सेठ जी, क्या करेंगे आप जानकर। गलती मेरे से ही हो गई। मुझे तो उन बुजुर्ग की बात मानकर किसी दूसरी जगह मजदूरी के लिए चले जाना चाहिए था। वह तो मुझे लगा कि वे बुजुर्ग झूठ बोल रही हैं और आपके यहाँ मुझे अच्छी मजदूरी मिल सकती है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। नहीं, तुम उन बुजुर्ग के बारे में बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें बताना ही हो आखिर वे हमारे बारे में क्या कह रहे थे। सेठ जी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। अगर मैं आपके यहाँ बातें करने बैठ गया तो मेरा आज का दिन भी बेकार चला जाएगा और मैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा। अच्छा सेठ जी, राम राम, मैं चलता हूँ। सोहन की बात सुनकर दोनों भाइयों के मन में हलचल हो गई। वे अब बेचैन हो चुके थे। वो जानना चाहते थे कि सोहन को कौन सा बुजुर्ग मिला था और उनके बारे में वह क्या कह रहा था। तब उन्होंने सोहन को रोकते हुए कहा, अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। क्या सेठ जी, सच में? बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप के साथ साथ अपना पेट भी पालना है। बताइए क्या काम है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ वह बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, जब मैं इस गांव में आया था
और पूछने पर मुझे गांव के लोगों ने आपका नाम बताया था। जब मैं आपका घर पूछते पूछते चला आ रहा था तभी गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास मुझे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। जब मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा, अरे भाई कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? वह दोनों भाई केवल नाम के ही बड़े हैं, वह किसी को मजदूरी पर नहीं रखते, क्योंकि किसी को मजदूर रखने के बाद उन्हें पैसा भी देना पड़ता है और उन दोनों भाइयों के पास किसी मजदूर को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्योंकि वह केवल अमीर होने का दिखावा करते हैं। और अब आपकी बात सुनने के बाद मुझे उन बुजुर्ग की बात पर विश्वास हो गया। सोहन की बात सुनकर वह दोनों उसके बहकावे में आ गए और अपना अहंकार दिखाते हुए कहने लगे, नहीं, तुम्हें उन बुजुर्ग ने गलत बताया। अरे हम इस गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं और हमारे पिताजी ने सिखाया है कि मजदूर को उसकी मजदूरी काम खत्म होते के साथ ही मिलनी चाहिए। आखिर हम गांव के सबसे बड़े सेठ लोग हैं। हमारे पास जो भी मजदूर काम करता है हम उसकी मेहनत के हिसाब से उसको मजदूरी देते हैं। हम लोगों ने अभी एक नई जमीन खरीदी है। तुम हमें एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। वाह सेठ जी वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब मुझे विश्वास हो गया इस पूरे गांव में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। शायद इस गांव में इतना बड़ा दिल किसी और का नहीं हो सकता। अपने आप को बड़ा जमींदार समझने वाले रोहन और मोहन सोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपनी नई कब्जाई हुई जमीन पर मजदूरी करने के लिए रख लेते हैं। सोहन जब उस जमीन पर पहुंचा तो वहां की लोकेशन देखकर समझ गया कि यह जमीन उसके सेठ जी की है, जो इन दोनों भाइयों ने धोखे से कब्जा रखी है। इसलिए वह उस खेत पर मेहनत से काम करने लगा। उसे मेहनत से काम करते हुए देख एक दिन रोहन मोहन से कहने लगा, अरे मोहन, ये सोहन तो बहुत ही बड़ा मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ हमने इसे रोक लिया। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। सोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही और कोई करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेले लगे रहता है। सोहन की मेहनत ने रोहन और मोहन का दिल जीत लिया था। एक दिन शाम को रोहन और मोहन अपने खेत का दौरा करते हुए सोहन के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सोहन देर तक काम कर रहा था। तब वह सोहन से कहने लगे, सोहन भाई, शाम के 6 बज गए हैं। थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अब घर जाओ और आराम कर लो। अरे सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? आप लोग मुझे घंटे के हिसाब से मजदूरी देते हैं, तो इसलिए जितनी ज्यादा देर तक काम करूंगा उतनी ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना कैसे जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहेगा और 4 पैसे ज्यादा मजदूरी हो जाएगी। सोहन, तुम वाकई में बहुत मेहनती हो, लेकिन लगातार काम करते करते तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हें आराम भी करना चाहिए। ठीक है सेठ जी, मैं अभी थोड़ी देर और काम करूंगा, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है सोहन, फिर हम चले जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना, ठीक है? अभी रोहन और मोहन खेत से थोड़ी दूर ही जा पाए थे कि अचानक उनके कानों में सोहन की चीख सुनाई दी। सोहन की चीख सुनकर वह तुरंत दौड़े दौड़े वापस अपने खेत पर पहुंच गए। जब वह वापस खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सोहन बहुत डरा हुआ है। अरे सोहन भाई, क्या हुआ? हमने आपकी चीख सुनी और आप इतने डरे हुए क्यों हो? सेठ जी, मैं जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पिछले कई दिनों से खुदाई कर रहा हूँ और आज भी अभी मैं आप लोगों के जाने के बाद जैसे ही पहला फावड़ा चलाया कि अचानक मेरा फावड़ा किसी चीज से टकराया। तब मैंने वहाँ की मिट्टी को थोड़ा हाथ से खोद कर देखा तो वहाँ पर किसी का कटा हुआ हाथ था। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। सोहन के मुंह से कटे हुए हाथ की बात सुनकर दोनों भाई घबरा गए और सोहन से कहने लगे, ये तुम क्या कह रहे हो सोहन? कटा हुआ हाथ, वो भी हमारी जमीन में? ऐसा नहीं हो सकता। तब सोहन ने जमीन पर पड़ा हुआ वह कटा हुआ हाथ दिखाया। उसे देखकर सभी घबरा गए। दोनों भाइयों को घबराता देखकर सोहन फिर कहने लगा, अरे सेठ जी, ये किस व्यक्ति की लाश है? आपने किस व्यक्ति को मारकर अपनी जमीन में दफन कर रखा है? सेठ जी, ये तो पुलिस केस है। अब हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, वही जांच करेगी ये लाश किसकी है। क्या आपने मुझे फंसवाने के लिए मजबूरी पर रखा है सेठ जी? मैं तो इन सब झंझटों में पड़ने वाला नहीं। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। अरे सोहन भैया, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हमें सचमुच नहीं पता ये किस व्यक्ति की लाश है। और अभी तुम पुलिस के पास मत जाओ। यदि तुम पुलिस के पास चले गए तो पुलिस हमें जेल में बंद कर देगी। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम यकीन करो, हमने इस व्यक्ति को नहीं मारा है।
सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मूर्ख नहीं। ये आपकी जमीन है और आपकी जमीन में ये लाश मिली है और आप कह रहे हैं आपको कुछ नहीं पता। भला ये कैसे संभव है सेठ जी? आप कम से कम मेरी गरीबी पर तरस खाइए, मेरे बूढ़े माँ बाप पर तरस खाइए। सेठ जी, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। अब तो वहीं आकर आपसे पूछताछ करेगी ये लाश किसकी है। अब आप उन्हीं को जवाब दीजिएगा। सोहन भाई, हमारी बात का यकीन करो, हमें सचमुच नहीं पता। देखो, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं। हमारी बात सुन लो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए या नहीं। देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो। दरअसल ये जमीन हमारी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये जमीन आपकी नहीं है? तो फिर आपने मुझे इस जमीन पर काम करने की मजदूरी क्यों दे रहे हैं? ये जमीन आखिर है किसकी? देखो सोहन, अब तुम शांत रहकर थोड़ी देर मेरी बात सुनो। देखो, ये जमीन हमारे ही गांव में रहने वाले एक व्यक्ति धनीराम की पुश्तैनी जमीन है। हम दोनों भाइयों ने ये जमीन कुछ महीने पहले ही धनीराम से हड़प ली थी। हमारे यहाँ के विधायक से हमारी बहुत अच्छे संबंध है, इसी वजह से पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और धनीराम भी ये बात अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह भी पुलिस के पास या किसी के पास भी नहीं गया। अब क्योंकि जमीन धनीराम की है, तो ये भी उसे पता होगा कि ये लाश इस जमीन में कैसे आई। लेकिन सेठ जी, अब आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं और मैं आखिर आपकी बात पर विश्वास क्यों करूं? मैं थाने जा रहा हूं, अब जब पुलिस आ जाए तब उसको ये सब बताइएगा। देखो सोहन भाई, हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें मजदूरी पर रखा था। उस समय तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं अपने मालिक का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मालिक का बहुत वफादार हूँ। आज तुम्हारे मालिक फंस रहे हैं, बल्कि फंस नहीं रहे हैं, तुम्हें और फंसा कर भाग रहे हो। सेठ जी, भागू नहीं तो क्या करूं? तो क्या आप ये चाहते हैं मैं आपकी जमीन से निकली हुई लाश की जिम्मेदारी अपने सर पर ले लूं? अरे नहीं सोहन, हम ये कह रहे हैं कि हमें मिलकर इस सब परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तुम विश्वास करो, ये जमीन हमारी नहीं है। सेठ जी, आप सच कह रहे हैं, ये जमीन वाकई आपकी नहीं है? अगर ये जमीन आपकी नहीं है तब तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मालिक, अब चूंकि जमीन में लाश निकली है तो पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा और अब आप पुलिस को बुलाकर बता दीजिएगा जमीन धनीराम की है, तो फिर आपसे किसी प्रकार का मतलब ही नहीं रहेगा। अब आप मेरी मजदूरी मुझे दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखो सोहन, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, ये बात हम 3 लोगों के बीच में है। अब जब तक मामला सुलझ नहीं जाता हम तुम्हें जाने नहीं देंगे और यदि हम पुलिस को बताते हैं कि जमीन धनीराम की है तो ये जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। अरे सेठ जी, आपके हाथ से जमीन क्यों निकल जाएगी? जब आप थानेदार को बताएंगे ये जमीन धनीराम की है और आप लोगों ने तो कुछ महीनों के लिए जमीन धनीराम से ली थी, तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी? धनीराम को ना। और जब धनीराम जेल चला जाएगा तो ये जमीन किसकी रहेगी? आपकी। सोहन की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह सोहन की बुद्धि का कमाल देखकर हैरान थी। तब वह खुश होकर कहने लगी, अरे सोहन, तुम तो बाकी बहुत कमाल के व्यक्ति हो। आज तक तो हम दोनों भाई तुम्हारी मेहनत को देखकर ही हैरान थे और आज तुम्हारी बुद्धि देखकर हम बहुत खुश हैं। आज तुम्हारी बुद्धि के कारण हमारी जमीन और जान दोनों ही बच जाएंगे। अब हम निडर होकर पुलिस को बुला सकते हैं। इसके बाद दोनों भाई सोहन को साथ लेकर पुलिस थाने की ओर चल पड़े। अभी वह गांव के पास ही पहुंच पाए थे कि तभी उन्हें गांव के सरपंच रास्ते में आते दिखाई दे गए और उनसे पूछने लगे, और रोहन भाई, आज इतनी देर तक कैसे आ रही हो? सब खैरियत तो है? तुम लोग तो वैसे 6 बजे के बाद खेत पर रुकते नहीं हो। वैसे तो दोनों भाई कुछ भी किसी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन हड़बड़ाहट में मोहन के मुंह से निकल गया, अरे कुछ नहीं सरपंच जी, बस जरा पुलिस थाने तक जा रही हैं। पुलिस थाने? अरे तुम पुलिस के पास क्यों जा रहे हो? मुझे साफ साफ बात बताओ, आखिर माजरा क्या है? देखो, गांव में पुलिस का आना ठीक नहीं है। अरे अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, तो हो सकता है कि इस मामले को मैं यही रफा दफा कर दूं और अगर ज्यादा मजबूरी रही तो ठीक है, फिर बुला लेंगे पुलिस को। अब इससे पहले रोहन या मोहन दोनों में से कोई भी कुछ बोल पाता, उन दोनों के बोलने से पहले ही सोहन कहने लगा, सरपंच जी, मेरा नाम सोहन है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। सरपंच जी, मैं इनके पास मजदूरी करता हूँ और आज जब मैं इनकी जमीन में खुदाई कर रहा था तो वहाँ से एक कंकाल निकला है। जब मैंने इनको बताया तो ये कह रहे हैं ये जमीन इनकी नहीं है, बल्कि इसी गांव में रहने वाले धनीराम नामक व्यक्ति की है। रोहन और मोहन, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये सच है? तुम्हारा धनीराम की जमीन से क्या संबंध है? देखो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और अगर गाँव में पुलिस आई तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा।
दोनों भाई तो वैसे ही बहुत डरे हुए थे, ऊपर से सरपंच की बात सुनकर उनकी और सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तब उन्होंने सरपंच जी को सारी बात सच सच बता दी कि कैसे उन्होंने धनीराम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज लाश मिलने पर वह उस जमीन से उन्हें मुकरना पड़ रहा है और अब वह चाहते हैं कि धनीराम को जल्द से जल्द इस हद व्यक्ति की हत्या में सजा हो जाए। मोहन के मुंह से सारी बात सुनकर सरपंच जी ने सोहन से कहा, सोहन तुम जाकर धनीराम को बुला कर लाओ। लेकिन सरपंच जी, मैं तो धनीराम को जानता नहीं, तो फिर मैं उन्हें कैसे बुला कर लाऊंगा? देखो, यहाँ से सीधे जाने के बाद पहले मोड़ से बाएं मुड़ जाना, वहाँ किसी से भी धनीराम का घर पूछ लेना और जब धनीराम मिल जाए तो उनसे कहना मुखिया जी ने उनको तुरंत बुलाया। गांव के मुखिया की बात सुनकर सोहन ये दिखाते हुए कि वह धनीराम को बिल्कुल नहीं जानता, अनजान बनते हुए धनीराम को बुलाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब धनीराम सोहन के साथ मुखिया के पास आया तो उसने भी ऐसे ही दिखाया जैसे वह सोहन को नहीं जानता। राम राम मुखिया जी, ये आपने नया आदमी रख लिया है क्या? राम राम धनीराम जी, आइए एक बात बताइए, ये रोहन और मोहन ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा करा था, ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। क्या ये बात सच है कि इन्होंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर रखा है? वह बात यह है मुखिया जी, मैं जब आपको ये बात बताने के लिए आ रहा था तो इन दोनों भाइयों ने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये मुझे और मेरे भाई को जान से मार देंगे। बस हम दोनों भाई इसलिए किसी से कुछ भी नहीं कह पाए और चुपचाप अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने हाथ से जाता हुआ देखते रहे। लेकिन मुखिया जी, ये बात आपको कैसे पता चली और आपने मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलाया है और ये दोनों भाई यहाँ क्यों खड़े हैं? तब सरपंच जी ने सारी कहानी धनीराम को बता दी कि कैसे उनकी जमीन से एक कंकाल निकला है जिसकी वजह से ये सब सच्चाई उनके सामने आई है। और सरपंच जी के कहने पर रोहन और मोहन ने अपनी गलती मान ली और साथ ही उन्होंने जमीन के बनवाए हुए नकली कागजात भी सरपंच जी के सामने ही फाड़ कर फेंक दिए और सरपंच जी के कहने पर ही धनीराम ने उन दोनों को माफ कर दिया। तब सरपंच जी धनीराम से पूछने लगे, धनीराम देखो, तुम्हारी जमीन तो तुम्हें वापस मिल गई है, लेकिन तुम्हारी जमीन में क्योंकि कंकाल मिला है इसलिए अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा और इसके लिए कानून तुम्हें जो भी सजा देगा वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। सरपंच जी, आपके फैसले से मुझे मेरी जमीन मिल गई और रही बात मेरी सजा की, तो कोई भी कानून मुझे इस नकली कंकाल के लिए सजा नहीं दे सकता। ये बात कहते हुए धनीराम ने सारी बात सरपंच को बता दी कि कैसे उन्होंने सोहन के साथ मिलकर इस सच्चाई को बाहर निकाला। तब गांव के सरपंच भी सोहन की इस समझदारी बड़ी होशियारी को देखकर बहुत खुश हुए और जैसे ही रोहन और मोहन को सोहन की सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अब उनके पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था और तब उन्होंने सरपंच और धनीराम दोनों से माफी मांगी। तब धनीराम ने उन्हें समझाते हुए कहा, रोहन और मोहन, कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने तुम्हें माफ किया। बस एक बात याद रखना, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम कभी भी किसी के साथ धोखा मत करना। हमेशा याद रखना, समय बहुत बलवान होता है। समय की लाठी जब पड़ती है तो उसकी आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी मार बहुत तगड़ी होती है। और रही बात जमीन के टुकड़े की, तो उसका क्या है, आज वह मेरे पास है, कल तुम्हारे पास, परसों किसी और के पास। इसके बाद धनीराम और सोहन सरपंच जी से विदा लेकर वहाँ से चले गए। अगले दिन धनीराम सोहन के पास फिर पहुँच गए। सोहन, जैसा कि मैंने तुमसे वायदा किया था कि तुम जिस जमीन पर काम कर रहे हो, आज से वह जमीन तुम्हारी हुई और अब तुम उसके मालिक हो। लेकिन सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका नमक खाता हूँ। मेरे घर में जो चूल्हा चलता है वह आपकी ही दी हुई मजदूरी से चलता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए। याद करो तुमने मुझसे क्या कहा था। चलो मैं ही तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सच्चे दिल से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो, आज तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें मेरे या किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है और ये जमीन देकर मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये तुम्हारी चतुराई की मजदूरी है जिसकी वजह से आज मैं अपनी पुश्तैनी जमीन को वापस पा सका हूँ। इसके बाद सोहन धनीराम का धन्यवाद करके अपनी बूढ़े माँ बाप के पास जाकर उन्हें जमीन का मालिक बनने के बारे में सब कुछ बताता है और उसके माँ बाप सोहन की मेहनत और चतुराई की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ अनलॉक।